जिस तरह टूथपेस्ट की जगह लोग दुकान पर जाकर कोलगेट मांगते हैं, उसी तरह ग्लू और अधेसिव के मार्केट में फेविकोल ने वही जगह बनाई है। भारत के 70% अधेसिव मार्केट का शेयर रखने वाली ये कंपनी आज 1.1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ साल में 11,752 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी की कहानी एक पियोन से शुरू हुई थी? क्या है फेविकोल की जर्नी? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। फेविकोल की शुरुआत करने वाले बलवंत पारेख गुजरात में पैदा हुए थे और बॉम्बे में लॉ पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो गुजरात लौट आए और भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। इसके एक साल बाद मुंबई लौटकर उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट तो की, लेकिन उन्हें लगता था कि इस प्रोफेशन में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस ही नहीं किया, बल्कि एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। इसके सालों बाद एक वुड ट्रेडर के ऑफिस में पियोन का काम करने लगे और यहाँ पर उन्हें कारपेंटर्स की एक मेजर प्रॉब्लम समझ में आई। ये वो समय था जब लकड़ी का फर्नीचर बहुत डिमांड में था, लेकिन तब कारपेंटर्स जो ग्लू इस्तेमाल करते थे वो सॉलिड होती थी और उसे पिघलाकर इस्तेमाल करना पड़ता था। ये ग्लू ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी और साथ ही इसे बनाने के लिए एनिमल फैट का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस ग्लू के साथ काम करना इसलिए भी चैलेंजिंग हो जाता था क्योंकि इससे आने वाली स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी और ये स्मेल फर्नीचर बनने के बाद तक रहती थी। इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने फेविकोल की शुरुआत की, जिसके इनिशियल कस्टमर्स यही कारपेंटर्स थे। 1959 में फेविकोल के तौर पर उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन ये आज के फेविकोल से बिल्कुल अलग था क्योंकि ये कारपेंटर्स पर फोकस था। ये एक स्मेल फ्री सिंथेटिक रेसिन था जिसे बनाने के लिए किसी तरह के एनिमल फैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इसकी अधेसिव क्वालिटी भी मार्केट में मौजूद सभी ऑल्टरनेटिव से बेहतर थी। इस प्रोडक्ट को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने और उन्हें ट्रेन करने के लिए कंपनी ने अपने पैकेजेस पर कारपेंटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखे और बाद में उन्होंने फेविकोल चैंपियंस क्लब की भी शुरुआत की। ये क्लब एक ऐसी जगह होती है जहां पर कारपेंटर्स को इनवाइट किया जाता है और उन्हें नई स्किल सिखाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर फेविकोल के प्रोडक्ट्स का भी डेमो किया जाता है और उनके बारे में भी उन्हें एजुकेट किया जाता है। इस तरह से उन्हें कारपेंटर्स के बीच में बिना किसी मार्केटिंग के पहुंचने में आसानी हुई और दूसरी तरफ इस क्लब से उन कारपेंटर्स को भी नई स्किल सीखने का मौका मिल रहा था। आज भी ये चैंपियंस क्लब एक्टिव है और देश भर में फैले हुए ऐसे 380 क्लब्स में 40,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ कारपेंटर्स के लिए ही प्रोडक्ट बनाकर बलवंत नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने 1969 तक फेविक्विक और फेविबॉन्ड और बाद में मिस्टर फिक्सिट और एमसील जैसे ब्रांड्स को भी अपने अम्ब्रेला के नीचे लिया और इस पूरे बिजनेस को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बैनर तले कर लिया था। आज अगर हम पिडिलाइट के बिजनेस को देखेंगे तो उनका 84% रेवेन्यू मार्केट में मिलने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है, जिसमें फेविकोल के अलावा फेविक्विक और उनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज को भी स्पेशल अधेसिव रेसिन सप्लाई करते हैं, जिससे उनका 15% रेवेन्यू आता है और उनका 1% रेवेन्यू वो स्पेशल तरह के पिगमेंट्स और दूसरी चीजें इंडस्ट्रीज को सप्लाई करके कमाते हैं। लेकिन फेविकोल को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए उस समय सबसे ज्यादा जरूरत मार्केटिंग की थी, क्योंकि तब कोई सोशल मीडिया या फिर दूसरी तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे और न्यूज़पेपर्स और टीवी में सिंपलिस्टिक एड्स देने से वो अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे। यहीं पर उनकी टीम ने इनोवेटिव और फनी एड्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि फेविकोल की एड में आपको कभी कोई सेलिब्रिटी या सुपरस्टार नहीं दिखेगा, लेकिन वो एड्स फिर भी फनी और एंगेजिंग होती है और उन्हें देखकर आप एनॉय नहीं होते बल्कि एंटरटेन होते हैं। आज भी अगर आप फेविकोल के सोशल मीडिया पेजेस को देखें या टीवी और न्यूज़पेपर्स पर आने वाली उनकी एड्स को देखें तो वो फनी तो है ही, पर साथ ही साथ वो करंट ट्रेंड्स को भी रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से उसमें आपको मार्वल कॉमिक्स का हल्क भी दिख जाता है और त्योहारों के समय दूसरी इमेजरी भी। इससे ब्रांड की पॉजिटिव इमेज भी सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आती है और इसके बारे में आप अवेयर भी हो जाते हैं। फेविकोल की मार्केटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है ये आप उसके लोगो से ही अंदाजा लगा सकते हैं। फेविकोल के लोगो में 2 हाथी जो 2 अलग अलग डायरेक्शंस में रस्सियों की मदद से एक बॉल को खींच रहे हैं, जो सीधे सीधे फेविकोल के मैसेज को कन्वे कर देता है। फेविकोल आज इस कदर हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया है कि फेविकोल की टैगलाइन फेविकोल का मजबूत जोड़ ऐसे ही नहीं टूटेगा मीम्स और मीडिया में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा सलमान खान की फिल्म दबंग 2 में इसके नाम पर पूरा एक गाना भी था।
सोचिए कितने ही प्रोडक्ट्स आप ऐसे याद कर सकते हैं जिनको इस लेवल पर किसी सोसाइटी को पेनिट्रेट किया गया हो। यहाँ पर हमें फेविकॉल की एड कैंपेन्स को डिजाइन करने वाली कंपनी यानी ओगिलवी एंड माथर और उसके कैंपेन हेड पीयूष पांडे को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने 80 के दशक में इस तरह की अप्रोच लेकर फेविकॉल को एक पैन इंडिया ब्रांड बना दिया। फेविकॉल ने जब पहली बार टीवी पर अपनी एड चलाई थी तो उसे डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर वही राजकुमार हिरानी थे, जिन्होंने मुन्ना भाई, पीके और 3 इडियट्स जैसी फिल्में आगे चलकर बनाई हैं। इसलिए फेविकॉल ने हमेशा ही अच्छे टैलेंट के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जापान और भारत के रिश्तों की बात करते हुए एक बार फेविकॉल का उदाहरण देते हुए कहा था, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और 2019 में भी उन्होंने ऑपोजिशन के महागठबंधन के बारे में टिप्पणी करते हुए फिर से पब्लिकली फेविकॉल का उदाहरण दिया था। फेविकॉल न सिर्फ आज इंडियन मार्केट में राज कर रही है, बल्कि इनके प्रोडक्ट्स आज यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे 71 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फेविकॉल ने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के अलावा कुछ बेहतरीन बिजनेस डिसीजंस भी लिए हैं, जैसे कि 1998 में महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट एम सील को कई सारी कंपनीज एक्वायर करना चाहती थी और सभी का इंटरेस्ट इसमें था, लेकिन पिडिलाइट ने पहला मूव चलकर इसे सबसे पहले एक्वायर कर लिया। इसके बाद वाटरप्रूफिंग के मार्केट में घुसने के लिए उन्होंने मिस्टर फिक्सिट को खरीद लिया। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट लीडर्स थे। जब एम सील को एक्वायर किया गया तब उसके पास अपने सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर था और इसी तरह उनके दूसरे एक्विजिशंस भी थे। आज भी इतने सालों बाद उन्होंने लगातार अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करते हुए मार्केट में उसी तरह की डोमिनेंस बनाई हुई है। 2008 में फेविकॉल ने 13 ओवरसीज सब्सिडीज एस्टैब्लिश की थी जो आज अच्छी सेल्स जनरेट कर रही हैं और इसके अलावा यूएस, ब्राजील, थाईलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में ये लोग कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा चुके हैं। अपने ओवरसीज प्लांट्स को एक्सपैंड करते हुए उन्होंने हाल ही में इजिप्ट और बांग्लादेश जैसे देशों में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलने का फैसला किया है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दुनिया भर में फैलाकर उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। उन्हें अगर अब कोई परेशानी आ सकती थी तो वो ये थी कि उन्हें वक्त पर रॉ मटेरियल्स मिल जाए और इसलिए उन्होंने कई ऐसी कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया जो रॉ मटेरियल्स की कांस्टेंट सप्लाई उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को दे सके। इन सभी अचीवमेंट्स के अलावा फेविकॉल ने सिंगापुर में अपना एक रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश किया है। अगर हम वापस से फेविकॉल मैन बलवंत पारेख की स्टोरी पर आ जाए दोस्तों, तो गुजरात के जिस महुआ टाउन में वो पैदा हुए थे वहां पर उन्होंने 2 स्कूल्स, एक कॉलेज और एक हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया है। इसके अलावा सोसाइटी को सर्व करने के लिए उन्होंने दर्शक फाउंडेशन की भी शुरुआत की थी, जो कि एक ऐसा एनजीओ है जो गुजरात की कल्चरल हिस्ट्री को स्टडी करने में एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। बलवंत पारेख ने भावनगर के साइंस सिटी प्रोजेक्ट में भी 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। अब जब 88 साल की उम्र में 2013 में उनकी मौत हुई तब वो फोर्ब्स इंडिया के हिसाब से भारत के 45वें सबसे अमीर आदमी थे, जिनकी नेटवर्थ तब करीब 1.36 बिलियन डॉलर्स की थी। आज के समय में बात करें तो उनकी पिडिलाइट इंडस्ट्री की कुल मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है और लगातार ये कंपनी 1959 से 2023 तक न सिर्फ सरवाइव करती आई है बल्कि इसने आसमान छूने वाली ग्रोथ अचीव भी की है। फेविकॉल की सक्सेस स्टोरी हमें ये बताती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ जेन्युइनली मार्केट में कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं और साथ ही अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करके एक इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते रहें। तो दोस्तों ये थी फेविकॉल की सक्सेस स्टोरी। लेकिन क्या ऐसे दूसरे भी इंडियन या फॉरेन ब्रांड्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी पर आप अगली वीडियो चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।